Good morning, friends. My name is Amit Tripathi, and today we are going to start a new chapter in physics, which is electricity. So, आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत ही बेसिक चीज़ है जो अपने आसपास आप लोगों ने कई बार देखी होगी, कई बार फील की होगी, और आप अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं जहाँ पर आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आपका जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं, फैंस हैं, मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, माइक्रोवेव ओवन है, everything you are using is electricity. So when we talk about the term electricity and just try to make it a bit scientific, तो हम ये पढ़ते हैं कि एक जर्नल टर्म है इलेक्ट्रिसिटी, जिसके अंदर बहुत सारे फिनोमिना आते हैं, और ये सभी फिनोमिनाज का जो कॉज होता है, यानी जो बेसिक कारण है जिसके कारण हम इलेक्ट्रिसिटी को देख पाते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी को फील कर पा रहे हैं या यूज़ कर पा रहे हैं, बेसिकली यूज़ कर पा रहे हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बहुत सारे ऐसे फिनोमिना भी आते हैं, जैसे कि लाइटनिंग जो होती है आपने बिजली कड़कती हुई देखी होगी जब बरसात होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब आप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो अपने घरों में यूज़ कर रहे हैं, आप प्रॉपर तरीके से अपने इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को यूज़ कर पा रहे हैं, या इसके अलावा हम कुछ और कॉन्सेप्ट्स को भी इंट्रोड्यूस करेंगे। हालांकि बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है इनको, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बाद जो चैप्टर है वो है मैग्नेटिज्म, और इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है वो दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं चार्ज के फ्लो के दौरान। सो जो दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट्स आपको आगे जाके पढ़ने हैं, और आज की दुनिया में इन दोनों ही कॉन्सेप्ट्स का यूज़ हो रहा है डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करने में। सो इफ़ वी टॉक अबाउट द बेसिक थिंग्स, देन इलेक्ट्रिसिटी एक जनरल फिनोमिना है, और इस टॉपिक के अंदर जो सबसे बेस्ट चीज़ या जो सबसे बेसिक चीज़ हमें पढ़नी है, दैट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं, और आगे बढ़ के हम सबसे पहले जानते हैं कि ये चार्ज है ये क्या है, एक्चुअल में ये चार्ज क्या है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर that causes it to experience a force when it is placed in an electromagnetic field। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, आपने एक वायर देखा होगा जिसके अंदर करंट फ्लो होता है या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो जब भी किसी कंडक्टर के अंदर या किसी वायर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, तो दो तरह के फील्ड्स वहाँ पर जनरेट होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक होता है मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और ये दोनों ही फील्ड्स उस समय एग्जिस्ट करते हैं जब भी कोई करंट किसी वायर या किसी कंडक्टर के अंदर फ्लो हो रहा होता है। तो उस इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में चार्जेस हैं, और चार्जेस आपको पता है या तो प्लस होंगे या माइनस होंगे। तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, उनके अराउंड या उनके आसपास अगर आप कोई ऐसे मैटर को लेके आते हो जो मैटर अपने ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस करे, यानी चाहे वो फोर्स ऑफ रिपल्शन हो चाहे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, तो उसको हम बोलेंगे क्या, कि यहाँ पे ये वो जो मैटर है वो क्या है, एक इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी वो मैटर जो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, दैट फिजिकल द प्रॉपर्टी ऑफ दैट मैटर इज इलेक्ट्रिक चार्ज। सो बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। अब इलेक्ट्रिक चार्ज अगर कोई भी मैटर है, यानी जैसे आपका आयरन का कोई पीस है या किसी भी मेटल का कोई पीस है, एल्यूमिनियम का, कॉपर का, तो वो जो मैटर है अगर हम उसको इलेक्ट्रिकली चार्ज कर दें, यानी उसके ऊपर उसके अंदर बहुत सारा चार्ज हो, यानी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो, तो वो चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के कारण क्या होता है, इन्फ्लुएंस भी होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को प्रोड्यूस भी करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स जो होते हैं वो चार्ज को इन्फ्लुएंस भी करते हैं और प्रोड्यूस भी करते हैं। इन्फ्लुएंस किस तरीके से करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं वो उनको अट्रैक्ट करके या फिर रिपेल करके, और प्रोड्यूस कैसे करते हैं कि जैसे जब चार्ज का फ्लो होगा, जब भी कभी कोई चार्ज फ्लो होगा, देन दैट फोर्स और देन दैट फ्लो ऑफ चार्ज will cause electricity to flow, and due to that flow of electricity, the electric field and magnetic field will be produced। अब जो थर्ड पॉइंट है चार्जेस के बारे में वो ये है
कि किसी भी मूविंग चार्ज और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो इंटरेक्शन होता है ना, कि मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है और वो एक ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में गया है जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो वो उसको रिपेल करेगा। और अगर एक नेगेटिव चार्ज है और वो एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में गया है तो फिर वो उसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो इंटरेक्शन है ना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और मूविंग चार्ज के बीच में, ये ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को जनरेट करता है। यानी इनके बीच में जो ये जो इंटरेक्शन है ना दोनों चार्जेस के बीच में, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहलाता है। और जो हम फंडामेंटल फोर्सेस पढ़ते हैं, यानी जितने भी तरह के हमने फोर्सेस पढ़े होते हैं या पढ़ते हैं हम साइंस के अंदर, उन चारों फंडामेंटल फोर्सेस में से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाता है, वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी होता है जो कि फंडामेंटल फोर्स है। बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज़ की। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या है? कंजर्व्ड है, एडिटिव है और क्वांटाइज्ड है। अब कंजर्व्ड, एडिटिव और क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है? देखिए, कंजर्व्ड का मतलब होता है, कंजर्व्ड का मतलब होता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सेज दैट energy can neither be created nor be destroyed, but it can be transformed from one place to another. Similarly, चार्ज के केस में भी ऐसे होता है। चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस हम इसको एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी जो होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की, वो ये कहती है कि चार्ज तो टोटल सम होता है किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी बॉडी के अंदर जो टोटल चार्ज होता है वो उस बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस का एल्जेब्रिक सम होता है। फॉर एग्जांपल, आप मान लीजिए आपके पास अगर 3 चार्जेस हैं, 1 कूलम का, 2 कूलम और 3 कूलम का, तो आपके पास टोटल जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा 6 कूलम। लेकिन अगर आपके पास मान लीजिए 1 कूलम का चार्ज है, 2 कूलम का चार्ज है और -5 कूलम का चार्ज है, तो फिर जो टोटल चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा कितना? -5 + 1 + 2। तो यहाँ पर -5 में से अगर आप 3 कूलम निकाल देंगे तो कितना बचेगा? -2 कूलम। तो इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो एल्जेब्रिक सम है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर किसी बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम उसको नेगेटिवली चार्ज कहेंगे, और अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो हम उसको पॉजिटिवली चार्ज कहेंगे। लास्ट पॉइंट इज, अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो उसका जो मास होता है वो कम होता है। अब पॉजिटिवली चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स कम है, जब इलेक्ट्रॉन्स कम है तो उसका मास कम हो जाता है। और अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज है तो उसका मास थोड़ा सा ज़्यादा या इंक्रीज कर जाता है। बात करते हैं एक कंडक्टर की, कि एक कोई भी एक कंडक्टर कहते हैं एक ऐसी चीज़ को जो कि अपने अंदर चार्ज को फ्लो करा सकती है, जैसे कि सभी मेटल्स। तो कंडक्टर्स के केस में जो चार्ज होता है वो उसके पूरे आउटर सरफेस पे स्प्रेड आउट हो जाता है, और इंसुलेटर के केस में चार्ज स्प्रेड आउट नहीं होता, यानी मूव कर ही नहीं पाता है, और वो लोकलाइज हो जाता है, यानी अंदर ही रह जाता है, वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जा नहीं पाता है, लिमिटेड हो जाता है। इसीलिए इंसुलेटर्स करंट को फ्लो नहीं करते हैं और कंडक्टर्स करंट को फ्लो करते हैं। तो अगर किसी भी न्यूट्रल बॉडी को एक चार्ज्ड बॉडी में चेंज करना है, देन दैट प्रोसेस विल बी नोन एज इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन एक यूनिवर्सल फिनोमिनन है कि जहाँ पर आप एक न्यूट्रल बॉडी को इलेक्ट्रीफाई कर देते हैं। और वो करते कैसे हैं? चार्ज को ट्रांसफर करके। अब किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए 3 तरीके हैं। किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए 3 तरीके हैं। उन तीनों तरीकों की अगर मैं बात करता हूँ तो वो है फ्रिक्शन, कॉन्टैक्ट और बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब जो बेसिक और सबसे पहले इंसान ने जाना चार्ज के बारे में वो फ्रिक्शन से ही जाना। फ्रिक्शन, अगर हम बात करते हैं फ्रिक्शन से कैसे कोई बॉडी चार्ज होती है, तो देखिए कि द इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता ही है क्या? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो फ्रिक्शन के कारण प्रोड्यूस होने वाले चार्ज के फ्लो से बनती है, दैट इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहते हैं उसको हम? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब ये फ्रिक्शन आपको पता है कि जब भी कोई दो चीज़ों को रब किया जाता है, व्हेनेवर टू बॉडीज आर रब्ड, देयर विल बी सम ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। यानी जब भी हम दो चीज़ों को रब करते हैं तो याद रखिएगा एक बॉडी का जो चार्ज होता है वो दूसरी बॉडी में
ट्रांसफ़र होता है, या इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं। हाँ। अब ये जो चार्ज ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इनका जो बेसिक कारण है वो है फ्रिक्शनल फोर्सेस। इस पूरे मेथड में एक बॉडी जो होती है वो क्या करती है, वो अपने अंदर या अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को एक्वायर कर लेती है, जबकि जो दूसरी है वो पॉजिटिव चार्ज को एक्वायर कर लेती है। लेकिन दोनों ही चीज़ों में जो मैग्नीट्यूड होता है टोटल चार्ज का, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है टोटल वैल्यू, वो क्या रहती है, दोनों ही बॉडीज़ में इक्वल रहती है। जैसे कि अगर मैं एक ग्लास रॉड को एक सिल्क क्लॉथ के साथ रब करूं, तो ग्लास के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जबकि सिल्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो ग्लास रॉड से निकलकर सिल्क क्लॉथ में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ये क्यों हुआ है? फ्रिक्शनल फोर्सेस के कारण। ऐसे ही अगर आप एबोनाइट रॉड को एक फर क्लॉथ के साथ रब करेंगे, तो एबोनाइट एक मटेरियल होता है, और आप गूगल करके इसकी इमेज देख सकते हैं। एबोनाइट रॉड जो होती है वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगी, और जो फर होगा वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा। इलेक्ट्रॉन्स इस केस में भी फर से एबोनाइट रॉड में ट्रांसफ़र हुए हैं। तो ऐसे जितने भी सब्सटेंसेस हैं जो कि रब करने पर एक दूसरे के अंदर चार्जेस को ट्रांसफ़र करते हैं, उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सीरीज़। ये ऐसे कुछ, ये एक सीरियल ऑर्डर में होते हैं, ऐसे कुछ मटेरियल्स होते हैं जो कि जिनको आप रब करते हैं ताकि हम चीज़ों को, यानी चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ देखते हैं तो ग्लास फनल, ग्लास, फ्लैनल, वुल, सिल्क, सीलिंग वैक्स, हार्ड मेटल, हार्ड रबर, रेजिन, सल्फर, ये इसी सीरियल ऑर्डर में चलते हैं कि ग्लास फ्लैनल को अपना चार्ज ट्रांसफ़र करेगा, फ्लैनल वुल को करेगी, वुल सिल्क को करेगा, सिल्क सीलिंग वैक्स को करेगा, सीलिंग वैक्स हार्ड मेटल को करेगा, हार्ड रबर रेजिन को करेगा, रेजिन सल्फर करेगी, और इस तरीके से ये ऑर्डर चलता रहता है और चार्ज ट्रांसफ़र होता रहता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते रहते हैं। अगर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन दूँ तो मैं कोशिश करूँगा क्या, कि मान लीजिए कि हम ग्लास और सिल्क लेते हैं, तो ग्लास के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा जबकि सिल्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। और अगर आप इसी में ग्लास को एबोनाइट रॉड के पास भी लेके आएंगे तो भी वो अट्रैक्ट कर जाएंगे एक दूसरे को। क्यों? क्योंकि एबोनाइट रॉड पे नेगेटिव चार्ज आ गया था और ग्लास पे पॉजिटिव, तो वो लाइक चार्जेस है, तो क्या करेंगे, इसको ट्रैक कर लेंगे। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यही चीज़ की थी। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे, उन्होंने काइट को लेकर एक्सपेरिमेंट किया। एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट उन्हें पहले से ही पता था, बट जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक था। तो वो कुछ और भी नॉलेज जानना चाहते थे कि किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, या क्या जो क्लाउड्स में जो लाइटनिंग होती है, क्या उसके अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी ही है, क्या वो भी चार्ज से बनी है। तो उन्होंने ये सोचा कि अगर वो चार्ज से बनी होगी तो बहुत ही बेसिक सी बात है कि अगर कोई मेटल उस लाइटनिंग के कांटेक्ट में आए तो हो सकता है शायद वो एक्वायर कर ले, तो चार्ज एक्वायर कर ले। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए उन्होंने एक काइट ली, उसको एक थ्रेड के साथ, वेट थ्रेड के साथ टाई किया, उसके बीच में उन्होंने एक की लगाई जो कि मेटल की बनी हुई थी, और उसके नीचे उन्होंने एक कैपेसिटर जैसा, कैपेसिटर का मतलब होता है एक ऐसा डिवाइस जो कि चार्ज को स्टोर करता है। तो उन्होंने इस तरह की डिवाइस लगा के, हालांकि वो प्रॉपरली एक कैपेसिटर नहीं था, बट उस समय उन्होंने एक जार टाइप का कुछ यूज़ किया था जिससे कि चार्ज उसके अंदर स्टोर हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं, तो उन्होंने क्या करा कि उस वेट पूरी थ्रेड के आगे, जहाँ पे उन्होंने खुद उसको होल्ड किया हुआ था, वहाँ पर एक सिल्क का थ्रेड ले लिया। सिल्क का थ्रेड लेने के कारण क्या हुआ, और वो जो सिल्क का थ्रेड था वो था बिल्कुल सूखा, उसमें वो बिल्कुल वेट नहीं था। अब ये उन्होंने प्रिकॉशनरी मेथड के तौर पे यूज़ किया कि जो सिल्क था वो वेट था, और वो सूखा था, और जो आगे का थ्रेड था वो वेट था। तो इससे चार्ज अगर फ्लो भी होता तो वो इंसुलेट हो जाता और सिल्क थ्रेड के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होता। इससे उन्होंने अपनी भी सेफ्टी रखी। उसके बाद जब उन्हें सूचना मिली कि तूफान आने वाला है और लाइटनिंग होने वाली है, तो उन्होंने काइट को उड़ाया, और जब काइट को उड़ाया तो उन्होंने कुछ समय बाद जब काइट को नीचे उतारा, तो उन्होंने ये फील किया कि जो मेटल की उन्होंने वहाँ पर लगाई हुई थी, टाई की हुई थी, उस मेटल की को छूने पर उन्हें कुछ करंट, इलेक्ट्रिक करंट जैसा फील हुआ। इससे उन्होंने ये शो कर दिया और ये प्रूव कर दिया कि जो लाइटनिंग होती है वो अपने अंदर बहुत ज़्यादा चार्ज को रखती है, यानी कि इट इज़ मेड अप ऑफ चार्ज, और वो भी क्या है, प्योर इलेक्ट्रिसिटी ही है।
उसके बाद लाइटनिंग कंडक्टर्स जैसा कॉन्सेप्ट आया कि आपने देखा होगा बिल्डिंग्स के ऊपर, जो हाई बिल्डिंग्स होती हैं उनके ऊपर मेटेलिक कंडक्टर्स लगाए जाते हैं जो काफ़ी शार्प होते हैं और पिन पॉइंटेड होते हैं, और उन्हीं लाइटनिंग कंडक्टर्स को फिर वायर्स के थ्रू कनेक्ट किया जाता है अर्थ से। तो जब भी लाइटनिंग होती है और अगर उस बिल्डिंग पे वो हिट करती है, तो बिल्डिंग पे हिट करते टाइम उस पिन पॉइंटेड लाइटनिंग कंडक्टर पे को हिट करती है, और उस लाइटनिंग कंडक्टर को हिट करने के बाद वो पूरा जो चार्ज होता है वो वायर्स के थ्रू अर्थ में चला जाता है और सभी लोग सेफ हो जाते हैं। तो लाइटनिंग कंडक्टर का जो कॉन्सेप्ट था वो फिर उसी समय आया। आप लोग बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में पढ़िएगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन बहुत ही महान हस्ती रहे हैं, एक ऑलराउंडर, एक पॉलिटिशियन, एक स्टेट्समैन, एक साइंटिस्ट और एक फिलोसोफर। आप पढ़िएगा, आपको मज़ा आएगा। बात करते हैं चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट की। चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट का मतलब था कि एक न्यूट्रल बॉडी को हम चार्ज कर सकते हैं बाय मेकिंग कॉन्टैक्ट विद अ चार्ज बॉडी। एक न्यूट्रल बॉडी है, उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, अगर हम उसको कॉन्टैक्ट में लेके आते हैं किसी चार्ज बॉडी के, तो वो चार्ज को एक्वायर कर सकता है। Here the body will acquire a charge that is same as that of the charging body. बट इस केस में होता क्या है, इस केस में जो चार्ज है वो सेम रहता है, यानी कि अगर मैं किसी न्यूट्रल बॉडी को पॉजिटिव चार्ज के पास लेके जाऊंगा तो वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगी, लेकिन अगर मैं उसे एक नेगेटिव चार्ज बॉडी के पास लेके जाऊंगा तो वो भी नेगेटिव चार्ज को एक्वायर करेगी। तो इसी के कारण कह सकते हैं कि कॉन्टैक्ट के थ्रू भी सिमिलर चार्जेस को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इसमें आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जैसे मान लीजिए एक खाली बाल्टी को मैं एक भरी हुई बाल्टी के पास लेके जाता हूँ, तो जाहिर सी बात है कि भरी हुई बाल्टी जो है वो कुछ कम हो जाएगी जब वो अपना पानी काली बाल्टी में ट्रांसफ़र कर देगी। तो बिल्कुल ये उसी तरह है कि इस पूरे मेथड में जो पहली बॉडी होती है, यानी जो चार्ज बॉडी थी, वो अपना कुछ चार्ज कम कर देती है क्योंकि वो ट्रांसफ़र हो गया, सिंपल है। जो थर्ड मेथड है चार्ज को ट्रांसफ़र करने का, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का मतलब होता है, इंडक्शन जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को इंड्यूस करना, यानी शुरू करना किसी बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले इंडक्शन के अंदर जो बेसिक टर्म आती है दैट इज अट्रैक्शन। अट्रैक्शन कब होगा? जब दो अपोजिट चार्जेस होंगे। सो पोलराइजेशन ऑफ चार्जेस इन अ बॉडी व्हेन अ चार्ज्ड बॉडी इज प्रेजेंट नियर दैट इज कॉल्ड इंडक्शन। कि किसी बॉडी के आसपास एक चार्ज्ड बॉडी रखे होने के कारण अगर उस बॉडी के अंदर पोलराइजेशन हो जाए, पोलराइजेशन का मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का इंड्यूस हो जाना। तो पोलराइजेशन अगर हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंडक्शन। इंडक्शन के अंदर एक चार्ज्ड बॉडी जो होती है उसको हम अनचार्ज्ड बॉडी के पास लेके आते हैं, कॉन्टैक्ट में नहीं रखते हैं, उसके पास में लेके आते हैं। तो जो अनचार्ज्ड बॉडी होती है वो अपोजिट चार्ज को एक्वायर कर लेती है। देन द अनचार्ज्ड बॉडी एक्वायर्स अ चार्ज अपोजिट इन साइन टू दैट ऑफ द चार्ज्ड बॉडी। तो इसका मतलब क्या होता है कि इसमें हमने बिना किसी कॉन्टैक्ट के या बिना किसी रबिंग के चीज़ों को दोनों बॉडीज़ के अंदर हमने चार्ज को डेवलप या इंड्यूस कर दिया। चलिए, चार्ज की अगर एसआई यूनिट की बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कूलाम। और कूलाम जो होता है उसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जो यूनिट है, चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और कूलाम को हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यू का जो फॉर्मूला आपने यहाँ पे देखा है वो है Q इज इक्वल्स टू एन ई। यहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, तीन इलेक्ट्रॉन है। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही ज़्यादा चार्ज अवेलेबल होगा। तो जो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैलकुलेट किया हुआ है वो है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। ये होता है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। और ऐसे ही जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उससे आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल चार्ज पता लग जाएगा। तो अभी तक हमने जो चार्ज के बारे में पढ़ा है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चार्ज क्या है, और जब तक आप चार्ज के कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तब तक आप इलेक्ट्रिक करंट को नहीं समझ सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर कि आप चार्ज के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें। देखिए, ये आपको 12th में मदद करेगा, और अगर आपको आगे कभी भी अपनी लाइफ में, अपने करियर में ऐसा कुछ रास्ता चुनते हैं जहाँ पर आपको फिजिक्स पढ़नी पड़े, तो आपको बहुत मदद करेगा। और अगर आपको करियर के बारे में ना भी बात करूं तो आपकी डेली लाइफ में भी फिजिक्स हर जगह है। आप किसी भी स्ट्रीम से पढ़ें, कहीं से पढ़ें, बट बेसिक फिजिक्स तो हर जगह है। इलेक्ट्रिसिटी सभी के यहाँ है,
तो चार्ज की बेसिक फंडामेंटल्स को अगर आप पढ़ते हैं तो आपको उस चीज़ का बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। और आप सबसे पहले, मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप सबसे पहले चार्ज को अच्छे से पढ़ें। जब तक आप चार्ज को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो सबसे पहले आज आप चार्ज को एक बार रिवाइज़ करिए। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है, तो मैं आपको वो चीज़ फिर से समझा के सेंड करूँगा। तो आप जो है अपने डाउट्स निकाल के लाइए, और बहुत ही बेसिक चीज़ है चार्ज, उसको अच्छे से पढ़िए, रिसर्च करिए उसके ऊपर, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, और हम कोशिश करेंगे क्या कि इसके बहुत ही बेसिक फंडामेंटल्स को पढ़ें, ताकि हमारे जो क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड एग्जाम्स में, वो चाहे कहीं से भी आ जाएं, कितना भी घुमा के क्वेश्चन दे दें, आप इतने योग्य हो कि आप उसको अटेम्प्ट कर सको। और जो असाइनमेंट्स हम इसके बाद देने वाले हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो हम एक एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि हमारा कोई भी न्यूमेरिकल या कोई भी बेसिक क्वेश्चन ना छूटे। सो इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।